नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्या पता टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर नाटो के देशों पर फूटा गुस्सा। कहा, कायर है सभी, अमेरिका के बिना सिर्फ कागजी शेर। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी पर बड़ा दबाव, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ममता बनर्जी बैकफुट पर। अब 2400 सुरक्षा कंपनियों की होगी बंगाल में तैनाती। राज्यसभा में सोमवार को सीएपीएफ से संबंधित विधेयक पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शीर्ष सीएपीएफ पदों पर आईपीएस का दबदबा औपचारिक बनाने की तैयारी। केरल चुनाव की लिस्ट पर कांग्रेस में मिडनाइट ड्रामा, राहुल गांधी ने रोका सांसदों के टिकट। खड़गे के घर चली 4 घंटे मैराथन बैठक में जमकर बवाल। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले पर केरल कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज। आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी, शिया इफ्तार पार्टी में बोले ईरान से मोहब्बत है तो वहां चले जाओ। मुनीर के बयान पर मचा भारी बवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ट्रंप की बौखलाहट की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चला आ रहा युद्ध आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व के एक के बाद एक मारे जाने से अंदरूनी झटकों से भी जूझ रहा है। तो उधर ट्रंप का एक बार फिर नाटो के देशों पर गुस्सा फूट पड़ा है। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया है, साथ ही उन्हें कागजी शेर भी बोला है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बिना ये देश सिर्फ कागज के शेर है और वो अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में अब बातचीत करने के लिए कोई नेता बचा नहीं है। बता दें आपको कि ट्रंप नाटो देशों से इसलिए खफा है क्योंकि ईरान ने इजराइल अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा है और ट्रंप चाहते थे कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना तैनात करे, लेकिन इन देशों ने इसमें शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से ट्रंप नाराज है। पहले भी सर धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने और अब भी धमकी दे रहे हैं, कागजी शेर बता रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा कैंपेन युद्ध का जो डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं वो डायरेक्शनलेस हो गया है। वो इसलिए क्योंकि जो वो अज्यूम करते हैं कि यहाँ से मदद आ जाएगी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो होता नहीं है। नाटो के देशों ने साफ मना कर दिया कि वो इस युद्ध में जमीन पे नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग बिल्कुल साफ थी कि खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करना और ईरान को घुटने पे ले आना। लेकिन इस बीच गुस्से की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान ने आज ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि उनके पास आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि 2 इस तरह के 4000 किलोमीटर दूर ईरान के तट से डिएगो गार्सिया, जो हिंद महासागर में मॉरिशस के पास ये आइलैंड है जहां यूएस और यूके का एक नेवल बेस है, ईरान ने उसे निशाना साधा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसे बीच में इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन अगर ईरान के पास ये काबिलियत है कि 4000 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है, तो या आप समझिए कि पूरा का पूरा यूरोप ईरान के जद में आ गया है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जब ये बातें कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि पूरी तरीके से पूरी दुनिया की इकॉनमी इस ऑयल क्राइसिस से तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तो उनकी ये अपेक्षा थी कि चाहे वो चीन हो या जापान हो या नाटो के देश हो, ये लोग इस युद्ध में शामिल होंगे। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। इसलिए अमेरिका की पूरी प्लानिंग
वो बेकार साबित हो रही है। जी, अब बात बंगाल चुनाव के बीच आई बड़ी खबर की, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। बंगाल में चुनाव आयोग जबरदस्त एक्शन मोड में है। अधिकारियों का तबादला जारी है, जिससे ममता काफी परेशान है। तो वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के लिए सीएपीएफ, इंडिया रिजर्व बटालियन और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस की कुल 2400 कंपनियां तैनात करने का ऐलान किया है। बंगाल में पहले से ही 480 कंपनियां सीएपीएफ की अग्रिम तैनाती के तौर पर बंगाल में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे चरण के मतदान के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम, स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 200 कंपनियां सीएपीएफ की बंगाल में तैनात रहेगी। इसके अलावा चुनाव के बाद संभावित हिंसा को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 अतिरिक्त कंपनियों को अगले आदेश तक राज्य में ही रखा जाएगा। सर, ये जो आदेश आया है 2400 सुरक्षा कंपनियों की तैनाती, ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी ममता के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, ममता बनर्जी तो बिल्कुल हेल्पलेस होती चली जा रही है। कारण अगर आप सिक्योरिटी के इंतजाम को अगर पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो पूरे बंगाल के अंदर 1.25 लाख के आसपास पुलिसकर्मी हैं, और अगर 2400 कंपनी आ रही है तो आप ये समझिए कि 3 लाख से ज़्यादा जवान जो हैं, मतलब जितना पश्चिम बंगाल के पास पुलिस की कैपेसिटी है उससे तिगुना, और वो सब के सब एक फेज में इस्तेमाल होंगे, फिर वही दूसरे फेज में भी इस्तेमाल होंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस बार इलेक्शन कमीशन वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों से के पास नहीं, बल्कि सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन के हाथ होगा। और ये ममता बनर्जी के लिए झटका यूं है क्योंकि वहाँ ये आम राय है, लोग यही कहते हैं कि अगर ठीक से बड़ी ईमानदारी से चुनाव हो जाए, लोग बेखौफ होकर के पोलिंग स्टेशन जाए, वोट करके वापस आ जाए, तो ममता बनर्जी को बहुत नुकसान हो जाएगा। काउंटिंग में भी इस्तेमाल होगा, काउंटिंग के बाद भी 200 कंपनियां, एक कंपनी में 130 से 155 के आसपास लोग होते हैं जवान, मतलब भारी संख्या में वो जो स्ट्रांग रूम जहां पे ईवीएम्स रखे जाते हैं वहां पे मौजूदगी होगी, और 500 कंपनी रिजर्व में होगी, जो चुनाव नतीजों के बाद कोई उद्दंडता, कोई रॉयट, कोई हंगामा हो, उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। मतलब ममता बनर्जी जो ताकत के बल पे चुनाव बंगाल में जीतती रही हैं, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी, तो ममता बनर्जी चुनाव से पहले बुरी तरह से फंस गई हैं। तो वहीं सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे ये सुनिश्चित होगा कि सीएपीएफ के शीर्ष पद भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारियों के पास रहे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 पेश करने जा रही है। इस बिल का मकसद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति से जुड़े नियमों को साफ और एक जैसा बनाना है। सर, सोमवार को यह बिल पेश होगा। इस बिल के पेश होने से क्या क्या बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कंप्लेन बहुत पहले से था। अब सरकार बिल के सारे न्यूएंसेस अभी सामने आए नहीं हैं, जो खबरें आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। जो इस तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, दे वर्क एज अ यूनिट। जैसे आर्मी में कंपनियां मूव करती हैं, ब्रिगेड मूव करता है, दे बिकम लाइक फैमिली। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, आत्मीयता, दोस्ती और बहुत ही पारिवारिक रिश्ते इन लोगों में डेवलप हो जाते हैं। और ये देखा गया, ये शिकायत बहुत पहले से आ रही थी कि अचानक से मालूम चलता है कि कोई आईपीएस अधिकारी बाहर से आ गया, उसको लीड कर रहा है। ये शिकायत सीएपीएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी तरफ से। अब सरकार इस पूरी व्यवस्था को बदलना चाह रही है, तो अब देखिए कि आगे जब बिल का प्रारूप सामने आएगा तब
इसके ऊपर सरकार क्या करना चाहती है मालूम चलेगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कांग्रेस के मिडनाइट ड्रामे की। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और केरल को लेकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी उम्मीदें भी हैं। लंबे समय से कांग्रेस केरल में सत्ता से दूर है, ऐसे में सत्ता में वापसी की बेचैनी दिल्ली तक साफ साफ दिखाई दे रही है। चुनाव को लेकर राहुल गांधी भले जीत का दावा कर रहे हैं, पर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। हलचल के बीच में बताया जा रहा है कि खड़गे के आवास पर रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक बैठक हुई है, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे रोक दिया था। सवाल उठे, फैसले बदले और पूरी प्रक्रिया पर फिर से मंथन शुरू हुआ। राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया कि बिना ठोस डेटा, जातीय समीकरण और सर्वे फीडबैक के टिकट बांटना अब मंजूर नहीं होगा। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। इससे कई दिग्गजों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। फिलहाल तो केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने सभी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, पर इसको लेकर बवाल काफी ज्यादा पार्टी के अंदर है। सर, अब तो चुनाव नजदीक है, लेकिन पार्टी में इस तरह की खबरें, ये मिडनाइट मीटिंग क्यों बुलानी पड़ गई? क्योंकि राहुल गांधी केरल जाकर के आग लगा दिया उन्होंने, क्योंकि लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा कि ये तो टिकट बंटवारा किस आधार पे हुआ है पता नहीं चल रहा है। और निशाने पे कौन है? तो निशाने पे राहुल गांधी के सबसे चहेते केसी वेणुगोपाल, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने उसी हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़े लीडर हैं वो, राहुल गांधी के बाद इवन जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है केसी वेणुगोपाल, और उन्होंने अपने आदमियों को टिकट दे दिया कि ताकि जब रिजल्ट आए, अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाए तो सारे लोग केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना दें। अब इसको लेकर के वहां पे 3-4 अलग अलग गुट्स हैं जो राहुल गांधी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से मामला तो ठीक नहीं है, ऐसे तो आपस में लड़के ही हम गड़बड़ कर देंगे और स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी की। लेफ्ट फिर से सरकार में आ रही है, इस तरह का दावा करने वाले कई सारी एजेंसियां और केरल में मीडिया हाउसेस भी बता रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी गड़बड़ हुई, अगर क्रिश्चियंस के जो वोट्स हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो हो जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 20% वोट ले आती है, तब तो लेफ्ट फ्रंट फिर से सरकार बनाने में काम है। अब इस खौफ से, डर से इन्होंने कहा कि भाई इसको फिर से करते हैं हम लोग, और इसीलिए अलग अलग गुट पहुंचे खड़गे साहब के घर पे, और बताया जा रहा है कि रात भर हंगामा हुआ है, और लाजमी भी है क्योंकि जो लोग 5 साल से काम कर रहे थे इस आशा में कि उनको टिकट मिलेगा, दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग अगर उनकी आशाओं के ऊपर पानी फेरेंगे तो नाराजगी तो बिल्कुल जायज़ है। अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान के अंदर तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं और सिया नेताओं ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आसिम मुनीर ने सिया धर्मगुरुओं से कहा कि जो लोग ईरान से इतना प्यार करते हैं वो वहां चले जाए। उनके इस बयान को शिया समुदाय के नेताओं ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया। सिया समुदाय का कहना है कि ये उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने जैसा है। उनका मानना है कि ये बयान उनकी धार्मिक भावनाओं और पहचान को गलत तरीके से पेश करता है। सर, ये जो धमकी दी है आसिम मुनीर ने, उनके खिलाफ अब मोर्चा खुल गया है, क्या ये भारी पड़ता नजर आ रहा है? वो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, वही हाल है। हम लोग लगातार कैपिटल टीवी पे इस बात को बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि आर्मी तैयार हो रही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी को ऑपरेशंस करना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। 4 दिन से ये चिल्ला रहे थे कि पहले पाकिस्तान के बारे में सोचो, ईरान के बारे में मत सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो, पाकिस्तान रहेगा तो सारा कुछ होगा। लेकिन जनता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। जनता ये कह रही है कि खामनेई को मार दिया, फिर बाकी लोगों को मारते चले जा रहे हैं, और ईरान हमारा दुश्मन नहीं, एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, और इसीलिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अब इनको क्या पता था कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि जहाँ आपको
इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर लगातार वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, शिया समुदाय और आम जनता भी, और ख़ास करके जो इमरान खान की पार्टी है, वो इस बात को कह रही है कि किसी भी कीमत पर हमें ईरान के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हमें ईरान का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी खामियाजा भुगतना पड़े। और ये मुनीर कर नहीं सकते, और इसलिए जब ये विवाद खड़ा हुआ तो इन्होंने और इस विवाद को ख़राब कर दिया, ये कह के कि जिनको ईरान ज़्यादा पसंद है वो ईरान चले जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी मुनीर को, शहबाज शरीफ को, इन लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। मुश्किल से 3-4 दिनों की बात है जब ये युद्ध बस ईद तक रुका हुआ था, ये युद्ध एक अगले फेज में जाएगा। फिर पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो ईरान के ऊपर हमला करता है तो, या हमला नहीं करता है तो उसको क्या झेलना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।